बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर की जो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज हैं कि रेट क्या है, सही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है और रेट ला बजाते खुद क्या है। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का अगर वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, अगर उसके कंसंट्रेशन में यूनिट टाइम के साथ चेंज आता है उसे हम रेट कहते हैं। तो अगर यूनिट टाइम में चेंज ज़्यादा आता है तो उस रिएक्शन का स्पीड या रेट ज़्यादा होता है, और अगर बहुत सारे टाइम में बहुत कम चेंज आता है तो उस रिएक्शन का स्पीड इंतहाई स्लो है। यानी रेट हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताता है। उसके बाद हमने रेट लॉ पढ़ी जिसमें हमने ये सीखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड का ताल्लुक उसके कंसंट्रेशन के साथ है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, स्पीड भी ज़्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन कम है तो कम से कम प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन का स्पीड भी कम होगा। तो मतलब रिएक्शन का स्पीड कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर किसी रिएक्टेंट का मिकदार ज़्यादा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मिकदार ज़्यादा है तो ज़्यादा अमोनिया बनेगा, तो रेट ज़्यादा होगा। और अगर इन दोनों का मिकदार कम है तो आपका प्रोडक्ट कम बनेगा। आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर को डिस्कस करने से पहले ज़रा बैकग्राउंड पढ़ते हैं, उसके बाद हमें ऑर्डर की समझ आ जाएगी कि ऑर्डर क्या है। इधर देखिए, अगर हम सपोज करें, अगर हम सपोज करें कि एक रिएक्टेंट है और उसके 3 मॉलिक्यूल गिवन है और वो किसी दूसरे रिएक्टेंट जिसके 4 मॉलिक्यूल हो उसके साथ रिएक्शन करता है, और मैं सपोज करता हूँ कि 7Z कोई प्रोडक्ट बनाता है। ये एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए, जो रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट जेड बनाता है, सही है ना। इस रिएक्टेंट की अगर हम स्टोइकियोमेट्री देखें, चैप्टर नंबर 1 में आपको याद होगा, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री ये है कि ये जो किसी भी रिएक्टेंट के साथ लिफ्ट में जो चीजें गिवन होती हैं वो मोल रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है? मोल। और इसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं। जब आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं और आप पढ़ते हैं कि 3x, तो ये 3 क्या है? ये कोएफिशिएंट है, ये इसकी तादाद बताता है। तो अगर रिएक्टेंट है और इसके साथ 3 है तो ये जो कोएफिशिएंट है ये मोल रिप्रेजेंट करता है कि ए के कितने मोल गिवन है? 3 मोल, और बी के कितने मोल गिवन है? 4 मोल। तो जो कोएफिशिएंट है वो मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये रिएक्शन ये एक्सप्लेन करता है कि अगर इतने मॉलिक्यूल और इतने मॉलिक्यूल होंगे तब जाके हमारे पास ये प्रोडक्ट जेड बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए, अगर हम इसकी रिएक्शन की पाथ देखें कि ये रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट होता है, और वो रिएक्शन ऐसे हो कि इसमें एक ए मॉलिक्यूल एक बी मॉलिक्यूल के साथ मिलता है तब जाके कोई सी मॉलिक्यूल बनता है, और वो टाइम लेता है 5 सेकंड। समझ आ रहे? अब ये जो सी मॉलिक्यूल है ये किसी और ए के साथ मिलता है जो दूसरा ए मॉलिक्यूल है, और सपोज उसके साथ मिलके कोई प्रोडक्ट बनाता है वाई, और वो टाइम सपोज लेता है फॉर एग्जांपल 10 सेकंड। समझ आ रहे? और अगर हमारे पास जो फाइनल एक ए मॉलिक्यूल है वो किसी फाइनल वाई और ए मॉलिक्यूल एक किसी बी के साथ जब मिलता है तो प्रोडक्ट जेड बनता है, और यहाँ ये रिएक्शन जो टाइम लेता है वो 4 घंटे है। अब आपको मैंने बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, अगर वो क्या है? मल्टी स्टेप रिएक्शन है, अगर वो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है तो ऐसे रिएक्शन में वो स्टेप जो सबसे स्लो स्टेप हो उस स्टेप को क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी रेट को कंट्रोल करने वाला स्टेप। यानी इस रिएक्शन का प्रोडक्ट का बनना और इस रिएक्शन का कंप्लीट होना इस पे डिपेंड करता है। ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हमसे बहुत ज्यादा टाइम लेगा। हमारा रिएक्शन इस स्टेप पे डिपेंड करता है, जब तक ये स्टेप नहीं होगा हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो कोई भी ऐसा स्टेप जो सबसे ज्यादा टाइम ले उस स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अब ऊपर देखें, ऊपर हम ये पढ़ते हैं कि अगर ये 3 हो और ये 4 हो सपोज, फिर
ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन ये जो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है ये हमें ये बताता है कि पहला स्टेप ऐसे कंप्लीट होता है, दूसरा ऐसे कंप्लीट होता है, जबकि तीसरा ऐसे कंप्लीट होता है। तो इन तीनों स्टेप में वो स्टेप आप हाईलाइट करें जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। जो क्या करता है? जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। उस स्टेप में नंबर ऑफ कोएफिशिएंट काउंट करें कि कितना है। इस रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट क्या है? 1। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो जब आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें और कोएफिशिएंट को जमा करें, इस कोएफिशिएंट के जमा को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए ऊपर के केस में इसका कोएफिशिएंट 3 है और इसका कोएफिशिएंट 4 है। ओवरऑल कोएफिशिएंट की तादाद 7 है। लेकिन जब ये स्टेप वाइज रिएक्शन होगा, समझ आ रहे, जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा, तो इसमें से वो वाला स्टेप जिसके कोएफिशिएंट आप कैलकुलेट करें और वो सबसे ज्यादा टाइम ले, तो उस स्टेप से जब आप इन कोएफिशिएंट को जमा कर ले, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल है ना। तो इधर देखिए ओवरऑल कोएफिशिएंट को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। इधर आ जाए, शाबाश। ओवरऑल कोएफिशिएंट को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अगर आपके पास कोई रिएक्शन गिवन है और उसके कोएफिशिएंट को जब आप जमा करते हैं तो इसको मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है? 3 और इसका कोएफिशिएंट क्या है? 4। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 7। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 7 है। मतलब ये 7 मॉलिक्यूल एक टाइम पे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन चूंकि ये रिएक्शन मल्टी स्टेप है, तो इन स्टेप में से वो स्टेप जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, उस स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं और उसी स्टेप के कोएफिशिएंट को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखिए अगर इसको हम डिफाइन करें, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। इधर देखिए, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट इन रेट इक्वेशन एट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब आप रेट ला पढ़ें और रेट ला में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आइडेंटिफाई करें, तो इस लोएस्ट स्टेप के जितने कोएफिशिएंट है उसको जब आप सम अप करें, उसको जब आप जमा करें, इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंट का मुराद अभी आपको समझ आ जाएगा, इसके बाद हम जब उधर डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली ताकि आपकी माइंड में कंफ्यूजन ना हो, लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, अगर ये केमिकल रिएक्शन है, ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, और हम पढ़ते हैं कि ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस रिएक्शन का स्पीड किस पे डिपेंड करता है? इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस रिएक्शन का जो स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, और उसका पावर क्या है? 3 है ना। तो हम इसको लॉ ऑफ मास सेक्शन में या रेट लॉ में इसको हम पावर में लेते हैं, याद है। और दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है? बी, और उसका कोएफिशिएंट क्या है? 4। तो देखिए 3 + 4 को जब आप जमा करेंगे तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसलिए हमने कहा है कि एक्सपोनेंट। लेकिन ये रिएक्शन जब होता है, ये ऊपर वाला रिएक्शन जब कंप्लीट होता है, तो इसका जो स्लोएस्ट स्टेप है ये ले ले, और ये स्लोएस्ट स्टेप बताता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 1, और सपोज ये वाई है, कंसंट्रेशन ऑफ वाई पावर 1। तो जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ये कोएफिशिएंट जमा करें, जो पावर होता है, पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं, मैथ्स में पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो कहते हैं जब आप इन एक्सपोनेंट को जमा करें, तो जमा करें 1 + 1 + 1, तो जवाब क्या आएगा? 3। तो देखिए ऊपर केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 7 है, मगर उसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर आपके पास 3 है। अब ये ऑर्डर प्रैक्टिकली क्या है? ये तो मैथमेटिकली हम डिराइव करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से उसके एक्सपोनेंट जमा करें, इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का प्रैक्टिकली क्या मकसद है, तो अभी आपको समझ आ जाएगा। इधर देखें, कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई क्या है? केमिकल रिएक्शन है, और उस केमिकल रिएक्शन में एक टाइम पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है, तो उसको कहते हैं, उस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है।
अगर हम कहते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन है और इसके इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसको हम कहते हैं इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है और इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो हम कहते हैं इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 है। अब समझ आया है ना? तो ऑर्डर का प्रैक्टिकली मतलब ये है कि वो स्टेप जो आपसे ज्यादा टाइम लेता है, उस स्टेप पे कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसको आप कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको ये बताएगा कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, कि आपके केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, मगर कौन से स्टेप में? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, तो ये इस रिएक्शन का ऑर्डर भी नहीं है। ये भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, तो ये इस रिएक्शन का ऑर्डर भी नहीं है। लेकिन ये वो स्टेप है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, तो लिहाजा हमारा जो ऑर्डर है वो इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, ये इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहला बुनियादी पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट, ऑर्डर इज मेजर्ड। तो जब हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी को कंपेयर करें तो जरा यहाँ आ जाए। पॉइंट नंबर 1, ऑर्डर क्या है? जब आप सम ऑफ एक्सपोनेंट ले ले, लेकिन कहां से ले ले? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है? सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैलकुलेटेड फ्रॉम कोएफिशिएंट, कि जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उनको सिर्फ जमा करें। जब आपने अभी तक रिएक्शन नहीं किया, और आपके पास कोई यही रिलेशन या इक्वेशन है कि 3a + 4b, और आप कह सकते हैं कि सपोज ये एक प्रोडक्ट बनाएगा 7z। अभी आप लेबोरेटरी में नहीं गए और आपने पेज पे ये रिएक्शन लिखा है, तो जब आप पेज पे रिएक्शन लिख देते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के बाद जब उसके कोएफिशिएंट सिंपली आप क्या करें? जमा करें। इसको आप मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। लेकिन जब आप लेबोरेटरी में चले जाए और इन दोनों रिएक्टेंट को आपस में लाए, समझ आ रहे? ये रिएक्टेंट और ये इनको आपस में मिलाए, और आपको पता चल जाए कि ये तो एक स्टेप रिएक्शन नहीं है कि बस 3a और 4b मिल जाएंगे और प्रोडक्ट मिल जाएंगे। नहीं, ये रिएक्शन सपोज 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो पहला वाला जल्दी, दूसरा वाला जल्दी, और तीसरा वाला ज्यादा टाइम लेता है। तो जब आप प्रैक्टिकली वो थर्ड वाले के कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, उससे जो जवाब आएगी उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसलिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है किसी केमिकल रिएक्शन से, और मॉलिक्यूलरिटी आप पेज से निकालते हैं, थ्योरेटिकली किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं। तो पहला एमसीक्यू है कि ऑर्डर इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्डर को हमेशा हम प्रैक्टिकली डिटरमिन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, और मॉलिक्यूलरिटी को थ्योरेटिकली। शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है? किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है? तो इधर देखें, रिएक्शन का ऑर्डर जनरली, अगर एक मॉलिक्यूल एक टाइम पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हिस्सा ले रहा है, उसकी कंसंट्रेशन एक मॉलिक्यूल से है, इसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं ना, तो ऑर्डर 1 भी हो सकता है। नंबर 2, अगर 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं तो ऑर्डर 2 होगा। अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 3 मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे तो ऑर्डर 3 होगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए, ऑर्डर जो मैक्सिमम अभी तक हम केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम लिमिट इसकी 4 भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा जो केमिकल रिएक्शन नेचर में है वो थर्ड ऑर्डर तक है। या एक मॉलिक्यूल एक टाइम पे रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, या 2, और जो मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस है वो 3 तक उसकी ऑर्डर पॉसिबल हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ऐसी भी कुछ रिएक्शंस है, लेकिन मैक्सिमम आपकी लेवल के लिए 3 तक काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कोई रिएक्शन 0 ऑर्डर हो सकता है? ऐसा कोई रिएक्शन हो सकता है जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे। वैसे आपकी जनरल क्यूरियोसिटी के लिए अब टाइप्स पढ़ेंगे तो ये सारे समझ आ जाएंगे, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या 0 ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, क्या ऐसा रिएक्शन हो सकता है जिसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे? आपके ख्याल से कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है? जनरली तो हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी रिएक्शन
का जो रेट है या ऑर्डर है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 लेते हैं तो सेकंड ऑर्डर, और 3 लेते हैं तो थर्ड ऑर्डर। तो क्या ऐसा रिएक्शन हो सकता है कि जिसमें कंसंट्रेशन का रोल ही ना हो? आपके ख्याल से ऐसा कोई है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सपोज अभी बताएंगे भी, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो। ये सपोज एक प्लांट है और प्लांट क्या करता है? प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और इस फोटोसिंथेसिस का डायरेक्ट रिलेशन है लाइट के साथ। लाइट के साथ है ना? अगर लाइट ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर लाइट कम है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। तो ये रिएक्शन लाइट पे डिपेंड कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ हमने अभी कंसंट्रेशन की बात तो नहीं की है ना। हम कहते हैं अगर लाइट ज्यादा है फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, अगर लाइट कम है तो फोटोसिंथेसिस कम है। तो ऐसे रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंड करते हैं वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। तो ऐसे रिएक्शन जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे जीरो ऑर्डर है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, लाइट पे। हमारी बॉडी में जो रिस्पायरेशन है, समझ आ रहे? अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उससे भी एटीपी बनता है, और अगर 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो जब हमारे बॉडी में जलते हैं उससे भी एटीपी बनता है। अगर आपने खाना खाया है तब भी एटीपी बनते हैं, और अगर ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज है तब भी एटीपी बनते हैं। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जो रिस्पायरेशन है, ये सारे जो है लाइट पे या दूसरी चीजों पे डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। अभी एक्सप्लेन करेंगे जब उसकी बारी आ जाएगी। तो मकसद ये है कि यस, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है। जब फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो तो ये सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इधर देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऑर्डर कौन कौन सा पॉसिबल है, तो क्या ऑर्डर जीरो पॉसिबल है? यस, जीरो पॉसिबल है। ऑर्डर पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल है? यस, 1 भी पॉसिबल है, 1 पॉजिटिव इंटीजर है, 2 भी पॉसिबल है, ऑर्डर 3 भी पॉसिबल है। इसके अलावा ऑर्डर फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है। अभी जब टाइम पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगा। ऑर्डर फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है, समझ आ रहे? यानी पॉइंट्स में 1.5, 3.5, 4.5। तो इसमें ऑल ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। लेकिन एक पॉइंट नोट कर ले, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, लेकिन जनरली पढ़ ले कि ऑर्डर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये नोट कर ले, शाबाश। ऑर्डर जो है वो नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। ऑर्डर -1 नहीं होता, -2 नहीं होता। कंसंट्रेशन या जीरो होगी ना, या कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएमक्यू होगी, या कंसंट्रेशन 2 मोल पर डीएमक्यू होगी। कंसंट्रेशन नेगेटिव में तो नहीं होती। आप इस तरह तो नहीं कहते ना, आप कहते हैं 0 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg। जब मास कैलकुलेट करते हैं -1 kg तो नहीं होता, -2 kg भी नहीं होता। तो इसलिए जो ऑर्डर है वो माइनस में नहीं होता, क्योंकि कंसंट्रेशन कभी माइनस में होती नहीं। कंसंट्रेशन 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन नेगेटिव में नहीं हो सकती। समझ आ रहे? अब इधर आ जाए, तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि ऑर्डर 0 भी हो सकता है। ये देखिए, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और डेसिमल भी हो सकता है। लेकिन कभी भी ऐसे ना करें कि ऑर्डर कहें कि -1 है, ये इनकरेक्ट होगा। अब राइट साइड में देखें, आपका जो मॉलिक्यूलरिटी है, तो मॉलिक्यूलरिटी को हम थ्योरेटिकली डिराइव करते हैं और ये ऑलवेज प्रैक्टिकली इंटीजर होगा। अब इधर देखिए, पॉजिटिव, सॉरी, इधर देखिए, अगर आप कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या 1 होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, या 5 होंगे। समझ आ रहे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब 0 मॉलिक्यूल तो कोई बात नहीं है ना। अगर 0 मॉलिक्यूल है मतलब एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, केमिकल रिएक्शन कैसे करेगा? तो मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती। इसके अलावा मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। नोट कर ले, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी जो है ऑलवेज इन पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब देखिए, इसी बेस पे अगर हम ऑर्डर की क्लासिफिकेशन करें, इधर देखिए शाबाश, अगर हम क्या करें, ऑर्डर की क्लासिफिकेशन करें कि ऑर्डर के लिहाज से इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो पहला जो है उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर हम n से रिप्रेजेंट करते हैं।
सो n इस रिएक्शन में 1 के इक्वल होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें जो एक्सपोनेंट जो पावर है अगर वो 1 के इक्वल है, ऐसे रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो हम इसको थ्योरेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो रिएक्शन जिनमें एक्सपोनेंट कंसंट्रेशन का जो पावर है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर वो 1 के इक्वल हो तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए ये कोई रिएक्टेंट A है और ये प्रोडक्ट बनाता है P। अगर हम इसकी ऑर्डर की कैलकुलेशन करें तो पहले रेट लॉ लिखें। तो रेट लॉ कहता है रेट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम के और आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ A। अब इसके सामने कुछ भी नहीं है लेफ्ट साइड पे, जब कुछ भी ना हो वहां क्या एग्जिस्ट करता है? 1। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। और अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये वो स्टेप है जो ज्यादा टाइम लेता है। सपोज ये रिएक्शन ज्यादा स्टेप में है मगर वो स्टेप जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, सपोज वो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो अगर आप इसका एक्सपोनेंट लेंगे तो क्या लेंगे? 1। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे ये एक्सपोनेंट 1 है तो हम कहते हैं इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। अब इधर देखिए भी राइटिंग ना करें। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपके पास ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, क्या है? ब्रोमीन मॉलिक्यूल है और ब्रोमीन मॉलिक्यूल को आपने डिकम्पोज करना है, आपने इसको ब्रेकअप करना है, इसको डिसोसिएट करना है, समझ आ रहे? इसकी एटोमाइजेशन करनी है। तो देखिए ब्रोमीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है Br और Br, आपने इसको ब्रेकअप करना है। जब आप एनर्जी देंगे तो ये दो ब्रोमीन एटम्स में से कन्वर्ट हो जाएगा या आयंस में से अगर आप अनइक्वल उसको ब्रेकअप करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए अगर इसी रिएक्शन का यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये वो स्टेप है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, तो ऑर्डर किस तरह कैलकुलेट करें? देखिए रेट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ G। कंसंट्रेशन ऑफ किसका? ब्रोमीन। Br2 का कंसंट्रेशन ले ले और इसका कोएफिशिएंट क्या है? नहीं, कोएफिशिएंट 1 है तो ऊपर लिखे 1। तो लिहाजा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? इस रिएक्शन का ऑर्डर है 1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मकसद ये है अगर आपके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए या उस टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए अगर एक रिएक्टेंट रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? 1। कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे सकते हैं। अगर आप ये कहें कि N2O5 एक मॉलिक्यूल है, इसको जब आप डिकम्पोज करते हैं, सपोज वो हमें कुछ भी दे सकता है, सपोज नाइट्रिक ऑक्साइड देता है और मैं सपोज कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन देता है। समझ आ रहे? फिर रिएक्शन को आप बैलेंस करें। नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 और 3 5 और 5। हमने सिर्फ इस साइड को देखना है, यहाँ कोई परवाह हमारी नहीं है। अब इसका ऑर्डर निकालते हैं। तो देखिए रेट लॉ से रेट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और इसकी कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो लिहाजा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 1। आसान है ना? अब देखिए थ्योरेटिकली टेस्ट में आपको ऐसे बहुत सारे रिएक्शन गिवन होंगे। आपसे कहा जाएगा कि 4A + 9B इज इक्वल टू, मैं सपोज करता हूँ 13Z कोई प्रोडक्ट, तो उन्होंने इस रिएक्शन के स्टेप बताए होंगे कि A जब किसी X के साथ मिलता है तो Y बनाता है और वो टाइम लेता है 10 सेकंड। और नंबर 2 जो B मॉलिक्यूल है वो सपोज L के साथ मिलता है तो M बनाता है, वो सपोज टाइम लेता है 1 सेकंड। और आपके पास एक और रिएक्शन है जिसमें A और B जब आपस में मिलते हैं तब 13Z बनते हैं और ये सपोज टाइम लेता है 10 मिनट। तो देखिए इन तीनों में से अगर आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक क्वेश्चन, या सेम रिएक्शन हो इधर ये वाला और सिर्फ फर्क ये हो कि ये जो थर्ड स्टेप है इसमें लिखा होगा A इनटू डायरेक्ट 13Z। अब आप मुझे ये बताइए अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसका ऑर्डर निकालें, तो देखिए पहले तो स्लोवेस्ट स्टेप देख लें। स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है? लास्ट वन। ये 10 सेकंड लेता है, 1 सेकंड और ये 10 मिनट, तो सबसे ज्यादा टाइम ये लेता है। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप से जब हम ऑर्डर निकालेंगे तो रेट इज इक्वल टू K
इनटू दो चीजें हैं ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इस ऑर्डर का रिएक्शन 2 है। और अगर यही रिएक्शन ऐसे हो और यही ये 10 मिनट जो है वो आपसे ले, तो देखिए रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए और ऑर्डर क्या है 1। अब देखिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 13 है थ्योरेटिकली, मगर उसका प्रैक्टिकल ऑर्डर क्या है 1। मतलब इसमें से एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे हिस्सा ले सकता है। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए एक पॉइंट और भी नोट कर लें, जितने डिसोसिएशन रिएक्शंस है सारे नहीं लेकिन मैक्सिमम या रेडियोएक्टिव रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। आपने यूरेनियम की तो एग्जांपल पढ़ी होंगी ना, यूरेनियम जब अनस्टेबल हो तो दैट ब्रेकअप्स इनटू ज़ीनान और स्ट्रांशियम। जिस तरह रेडियम है आपके बुक में और भी एग्जांपल है। अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर निकाले तो देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे ये एक ही मॉलिक्यूल डिपेंड करता है, लिहाजा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इधर देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो डिफिनीशन बहुत सिंपल है, जहां n की वैल्यू क्या हो 2 हो, यानी उसका एक्सपोनेंट स्क्वायर के बराबर हो, 2 के बराबर हो, फिर इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए थ्योरेटिकली अगर आप अपने लिए इक्वेशन बनाते हैं तो बस आप ऐसे इक्वेशन बनाएं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट बराबर है कंसंट्रेशन लिखे और इसके पावर क्या लिखे 1। सेकंड ऑर्डर के लिए अगर आप इक्वेशन बनाते हैं तो रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन पावर 2। अगर कंसंट्रेशन पावर 2 है इसका मतलब है ऑर्डर 2 है, मगर कौन से स्टेप पे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। तो देखिए अगर थ्योरेटिकली हम इस रिएक्शन को कंसिडर करें तो ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर है। इधर देखिए शाबाश, क्यों? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे ये दो ऐसे मॉलिक्यूल है जो क्या करते हैं, जो उस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें, इधर देखिए रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए और पावर क्या ले लूं 2, तो ऑर्डर क्या है ऑर्डर 2 है। इसी तरह ये ऐसे भी हो सकता है कि एक एक हो, जरूरी नहीं है कि सिमिलर हो, ऐसे भी हो सकता है कि एक ये हो और एक ये हो। देखिए इसका भी जवाब ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर इज इक्वल टू के इनटू ए पावर 1 और दूसरा भी ए पावर 1 को जमा करें क्या आएगा 2। और ये ऐसे भी पॉसिबल है कि ये ए हो और ये बी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए भी अगर आप कैलकुलेट करें तो रेट इज इक्वल टू के ए इनटू पावर 1 और बी इनटू पावर 1, फिर भी आपका जो ऑर्डर है वो 2 के इक्वल होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए एक्सपेरिमेंटली किस तरह से, सपोज एक रिएक्शन है हाइड्रोजन का और ब्रोमीन का। हाइड्रोजन और ब्रोमीन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो HBr मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। समझ आ रहे? और अगर इसको बैलेंस करें तो 2। अब देखिए अगर इस रिएक्शन का हम ऑर्डर निकालें और हम ये सपोज करें कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये वो स्टेप है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। तो इधर देखिए रेट इज इक्वल टू आप के ले लें, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। समझ आ रहे? और इसके बाद ब्रोमीन ले लें और उसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और 1 को जमा करें, द ऑर्डर वुड बी 2। तो मकसद ये है कि मुख्तलिफ क्वेश्चन से ये आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ये तो लिखा है ना सेकंड ऑर्डर में। उधर अगर हम कंसिडर करें तो दोनों के दोनों रिएक्टेंट मैंने डिफरेंट लिए और ए को बी के साथ मैंने रिएक्ट करवाया। तो मैंने आपको ये भी बताया कि ए के साथ मैंने 2 लगाया है, वो थ्योरेटिकल जो हमने डिटर्मिनेशन की है, मतलब कि रिएक्टेंट खुद भी 2 हो सकता है। तो इधर देखें ना, देखिए तो देखिए अगर इस रिएक्शन पे इस स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कंसिडर करें तो देखिए ऑर्डर जब हम निकालेंगे सो रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2, मगर इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ऑर्डर क्या हो 2। आसान है ना? अब इस रिएक्शन को कंसिडर करें, अगर इस रिएक्शन को हम कंसिडर करें रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन, कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, पावर क्या है 1, तो ऑर्डर क्या होगी 2।
तो अब तो समझ आ गया ना। तो सेकंड ऑर्डर वो रिएक्शन है कि जिसमें आपके इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2 के बराबर 1 2 3 उधर ना मैं समझ रहा हूँ